सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं जेईई मेन 2022 जुलाई अटेम्प्ट के कैपेसिटर के सारे 11 क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए थे। इसका जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे डाउनलोड करना है या फिर इस्तेमाल करना है, आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नोट को भी पढ़िएगा ताकि आप और एफिशिएंटली डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई कर सके। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। सवाल आपको बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का, जिसके आपने चार्ज किया है स्टेडीली फ्रॉम 0 to 5 कूलम। Which of the following graph represents correctly the variation of potential difference across its plates with respect to the charge on the condenser? सो बेसिकली हमसे यहाँ पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछा है, हमसे यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछा है, हमसे यहाँ पे Q और V के बीच का संबंध रिलेशन पूछा है। सो आप सभी जानते हैं कि Q जो होता है वो किसी भी मोमेंट पे आपको V के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि C तो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो एक बात तो तय है जनाब कि आपका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने वाला है Q वर्सेस फ्री में। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बचा अब अपना A और C के बीच में। तो अब ये चेक कर लीजिए कि जब आपका कैपेसिटर के अक्रॉस 5 कूलम का चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस उस समय कितना रहा होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू Q बाई C। चार्ज अगर आपका 5 कूलम है और कैपेसिटेंस आपका 2 माइक्रोफैरड है, तो ये आपको 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6, क्यों? क्योंकि ये माइक्रोफैरड था ना, तो -6 था तो ऊपर जाके +6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दिस मेक्स ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे 5 के कोरस्पॉन्डिंग 2.5 है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल आपको बहुत क्लियरली बोलता है कि फॉर्मूला याद होना कितना जरूरी है। हालांकि ये फॉर्मूला हूबहू हमारे रिवीजन वाले नोट्स में भी है, राइट। तो सवाल में क्या बोलता है कि आपके पास एक तो आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल है, राइट, और जिसका रेडियस हमको यहां पे कहता है कैपिटल R1 है। तो इसका कैपेसिटेंस का अगर आप बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दूसरा हमसे कहता है कि अब आपने इसी को, अच्छा यहां पे R1 दिया हुआ है तो इसको R1 किया, तो ये वाला भी R1 कर दीजिए। हमारे पास दूसरा सिचुएशन कहता है कि अब यहां पे आपके पास इसके अक्रॉस में एक कॉन्सेंट्रिक शेल भी है जिसका रेडियस है बच्चा आपको R2, यानी कि अगर अंदर वाले का R1 है तो बाहर वाले का R2 हो जाता है। हमसे कहता है कि जब आपने एक कॉन्सेंट्रिक शेल लगा दिया है देन द कैपेसिटेंस बिकम्स n टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। अब इस वाले का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता होगा तो एग्जामिनेशन में तो टेंशन हो जानी है। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। अब आपका खेल ही खत्म हो चुका है। क्यों सर? क्योंकि हमसे यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है R2 बाई R1 का, लेकिन आपको एक कंडीशन भी तो दिया है दैट C2 इज इक्वल टू n टाइम्स C1। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आपको हो जाने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई योर R2 माइनस R1 n टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक, तो यहां से ये पूरा टर्म जो है आपका कट जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएगा R2 इज इक्वल टू n टाइम्स R2 माइनस n टाइम्स R1। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है n टाइम्स R1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू R2। तो यहाँ पे हमको बच्चा ये आ रहा है n अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू R2 बाई R1, विच मेक्स ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सवाल एकदम क्लियर है। फॉर्मूला याद होना जरूरी था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक, सिमिलरली एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का भी फॉर्मूला होता है, वो भी हमारे रिवीजन नोट में है, उसको भी जरूर से याद करके जाइएगा अपने एग्जामिनेशन से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी है, 2020 में 21 में हर बार पूछा जाता है। आपके पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है ऑफ कैपेसिटी C एंड 3C विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट का है। ठीक, तो एक जो मेरे पास यहाँ पे चित्र बन रहा है, डायग्राम बन रहा है, कुछ इस प्रकार का बन रहा है, कुछ इस प्रकार का बन रहा है कि ये C है, ये 3C है, लेकिन दोनों के ही अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 18 वोल्ट का है।
सही बात है। फिर आपने क्या किया, जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस था उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है जनाब 9 है। यानी कि डायग्राम आपका यही रहा। अब इसके अंदर आपने अगर 9 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम डाला है तो अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस हो जाएगा 9 इंटू सी, ठीक, और नीचे वाले का तो 3C ही है। तो अब भैया दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब 18 वोल्ट नहीं है। अब मान लेते हैं कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V0 हो गया है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों के अक्रॉस एट द एंड ऑफ द डे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है। तो मान लेते हैं V0 है, तो हमसे ये V0 ही तो पूछ रहा है। अब कई बच्चों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि सर यहाँ पे V0 अपना हो जाता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको आप यहाँ पे C1 बोल देते थे, इसको आप C2 बोल देते थे, ठीक है। अब लेकिन बाद में तो आपका कैपेसिटेंस ही चेंज हो गया है, तो अब आप इसको C1 नहीं बोल सकते, आप इसको C1 प्राइम बोल दीजिए और नीचे वाले को आप C2 बोल दीजिए। हालांकि फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, आप इसको C1 प्राइम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को थोड़ा बहुत हो सकता है कि क्लैरिटी ना आए, क्योंकि उनको आदत है ऊपर नीचे C1 लिखने का। इसीलिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा बैटरी तो जोड़ी नहीं सिस्टम में, तो शुरुआत में सिस्टम पे जो चार्ज होगा बाद में भी सिस्टम में वही चार्ज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि शुरुआत में सिस्टम पे चार्ज कितना है, यहाँ पे आपका C इंटू 18 यानी 18C, नीचे वाले में 3C इंटू 18, राइट, 3C इंटू 18 यानी कि 54 इंटू C इज इक्वल टू बाद में 9C इंटू V0, 9C V0 प्लस नीचे में आपका 3C V0। सो मुद्दे की बात है कि घूम फिर के वही पहुंचे हम लोग, लेकिन ये हो गया आपको कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या था कि चार्ज सेम रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको कितना हो जाएगा, C तो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, दिस बिकम्स V0 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 12 विच मेक्स योर 6 वोल्ट एज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इंटीजर 6 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो पता नहीं उन लोगों ने क्यों ही पूछ दिया, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है इस तरीके का क्वेश्चन। सवाल में कहता है टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ अ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4 दे रखा है इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। यानी कि टोटल चार्ज आपका हो जाएगा C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई V, और क्योंकि चारों पैरेलल में है तो चुपचाप चारों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई V की वैल्यू 20 है। ये आपको अंदर में कितना आ रहा है 10 इंटू 20 यानी 200, और क्योंकि ये लोग माइक्रो फैरड में थे तो आपका जो आंसर आया है वो माइक्रो कूलम्ब में आया होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। हाँ ये है कि हड़बड़ी में ऑप्शन नंबर बी मत टिक करके आ जाना, जो कि बच्चे कर सकते हैं, नो डाउट। बच्चे इतने होशियार है कि वहां पे भी सिली मिस्टेक करके जरूर आ सकते हैं। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं सॉल्व करेंगे तो आप इसको एक लंबे मेथड से सॉल्व करने लग जाएंगे। सवाल में हमसे क्या बोल रहा है, पहले सवाल को रीड कर लेते हैं। अ कंपोजिट parallel plate capacitor is made up of two different dielectric materials with different thickness T1 and T2 as shown in the figure. The two different dielectric materials are separated by a conducting foil F. What is the voltage of the conducting foil F? Right? So basically अगर इस डायग्राम को हम लोग कुछ अलग ओरिएंटेशन में बनाएं, थोड़ा सा इसको ऐसा वर्टिकल करके बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डायग्राम को रीअरेंज किया जा रहा है। इस वाले प्लेट को A बोल देते हैं, इस वाले प्लेट को B बोल देते हैं, है ना, और बीच में हमारे को बीच में इस लाइन का हमसे बेसिकली पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक बात है। सो हम लोग इसे प्लेट नंबर A बोल देते हैं, इसे प्लेट नंबर B बोल देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो प्लेट नंबर A जो है वो प्लस 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ए नंबर प्लेट का पोटेंशियल आप ऐसा 100 वोल्ट बोल सकते हैं। तो अगर ए का पोटेंशियल 100 वोल्ट बोल दिया है तो बी का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 बोला है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, जो कि आपको शायद ऐसा सोल्यूशन नहीं दिखने वाला कहीं पे भी। 100 एंड 0 तो हमने प्लेट का भी दे दिया पोटेंशियल। अब बीच वाले का हमको नहीं पता है तो इसका पोटेंशियल हम लोग V0 बोल देते हैं। देखिए V0 बोल दिया। अच्छा सर, मजे की बात यह है बेटा, मजे की बात यह है कि यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमें लिखना आता है।
ये E1 कितना है, ये E2 कितना है, वी नो हाउ टू राइट दैट। क्यों सर? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो सिग्मा बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E2 हो जाएगा सिग्मा अपॉन K2 इनटू एप्सिलॉन नॉट, जहां पे इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 3। यहाँ पे ER लिखा था, हमने सिंबल को चेंज कर दिया है, यहाँ पे K2 की वैल्यू आपको हो जाने वाली है 4। ठीक, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे D1 है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे D2 है, हमने इस वाले को बेसिकली D1 बोला है और इस वाले को हमने D2 बोला है। बढ़िया सर, अब यहाँ पे आपका गेम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अगर हम यहाँ पे 100 वोल्ट माइनस V0 की बात करें, इक्वेशन बना रहे, 100 माइनस V0 को आप नहीं लिख सकते थे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई D1, यही तो होता है फॉर्मूला। सही बात है सर। और दूजा आप यहाँ पे V0 माइनस 0 को एक और इक्वेशन बनाएंगे तो V0 माइनस 0 को E2 इंटू D2 लिख देंगे। सही बात है सर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 100 माइनस V0 बाई V0 इज इक्वल टू E1 D1 बाई E2 D2। लेकिन E1 का फॉर्मूला कितना है तो यहाँ पे डालिए, तो ये आपको हो जाने वाला है सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में आपको D1 होल डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में आपको D2। यहाँ पे आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट खत्म हो जाने वाला है। सो दिस बिकम्स 100 माइनस V0 बाई V0 इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पे बच्चा D1 बाई D2 है। क्यों सर? D1 की वैल्यू 0.5, D2 की वैल्यू 1, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो में है, तो ये आपका 0.5/1 यानी कि 1/2 हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई ये आपका 1/K1 अपॉन 1/K2, बोले तो K2/K1 हो गया है, तो K2 4 है और K1 3 है, सो दिस बिकम्स 4/3, राइट। इस 2 को इसके साथ कट करो और फिर चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 2V0 इज इक्वल टू 300 माइनस 3V0, तो यहां से आपको बच्चा V0 60 आता दिखाई दे रहा होगा, एंड दैट इज इंडीड द आंसर। That is indeed the answer, right? So this is one of the finest way to solve this particular question. ठीक है, चलिए let's move forward, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, 26 जुलाई शिफ्ट 2 का सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहता है, अभी जो है आपका ये स्विच क्लोज्ड है, ये C है, ये C है, ये V है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमसे कहता है कि सिस्टम का जो एनर्जी है वो आपको E1 है, सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे बच्चा E1 की वैल्यू लिख सकते हैं ना। अभी तो फिलहाल अगर आप ध्यान से देखें, दोनों C आपको आपस में पैरेलल में है, तो 2C हो गया, राइट। तो हाफ CV स्क्वायर होता है, सो हाफ 2C इंटू V स्क्वायर, बोले तो CV स्क्वायर। सो आपको ये पता है कि E1 की वैल्यू कितनी थी। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नाउ द की इज ओपनड, आपने की को ओपन कर दिया है, एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द कैपेसिटर। अब टोटल एनर्जी को वो लोग E2 बोल रहे हैं। अब जो टोटल एनर्जी सिस्टम का होगा तो हमसे E1/E2 पूछ रहा है, तो ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट का। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि आप एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं, दो सिचुएशन। पहला सिचुएशन पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कांस्टेंट है, दूसरा सिचुएशन चार्ज उसके अक्रॉस कांस्टेंट है, और हमने ये दोनों ही चीजें अपने रिवीजन वीडियो में बहुत प्यार से शानदार तरीके से की है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने स्विच को ओपन कर दिया है, लेट अस टेक द नेक्स्ट डायग्राम, आपने स्विच को जनाब ऐसा ओपन कर दिया है। अब अगर आपने ओपन कर दिया है तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये वाला कैपेसिटर के अक्रॉस तो आज भी V पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसके अक्रॉस हमेशा V पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, लेकिन अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले V था अब वो V नहीं है। इसके पास चार्ज फिक्स रहेगा, चार्ज इस पे CV और इस वाले प्लेट पे माइनस CV चार्ज वो आ चुका था पहले से ही स्विच को खोलने से पहले, तो इस पे चार्ज ये कांस्टेंट हो गया है। लेकिन अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि मीडियम बीच में डाल दिया है, तो 5 इंटू सी, इसका भी कैपेसिटेंस 5 इंटू सी होगा, लेकिन अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, यानी अब जो सिस्टम का टोटल एनर्जी E2 हो जाएगा, ये वाला कैपेसिटर में तो आप हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे, हाफ CV स्क्वायर प्लस
इस वाले में लगाओ फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला, चार्ज CV ही फिक्स्ड है यानी c स्क्वायर v स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई 2 इंटू सी यानी 2 इंटू 5c, बोले तो 10c। क्लियर है? इस स्क्वायर को इस c के साथ आपने कट कर दिया है, तो यहां पे आपको जो है CV square by 2 कॉमन दिखेगा, दिस बिकम्स 5 प्लस 1 बाई 5, सो दिस बिकम्स 26 बाई 5 यानी कि 13 बाई 5 CV स्क्वायर। और हमसे पूछा था यहाँ पे जनाब E1 बाई E2, तो मुझे क्यों लग रहा है कि 5 बाई 13 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है ना? चलिए बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आपको काफी आसान सा सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है? As shown in the figure, in steady state, the charge stored in the capacitor is dash 10 to the power minus 6 कूलम। मुद्दे की बात क्या है? स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कैपेसिटर वाला जो सर्किट है, वो जिस सर्किट के साथ लगा हुआ है उसमें कोई भी करंट नहीं दौड़ने वाला है, राइट? अच्छा, अब अगर इस वाले में कोई भी करंट नहीं है, कोई भी करंट अगर नहीं है, हमें जानना है कि इस कैपेसिटर में टोटल चार्ज कितना है। तो वो कैसे पता चलेगा? चार्ज जो होता है स्टेडी स्टेट पे दैट इज C इंटू वी, लेकिन V क्या? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, जो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस दो टर्मिनल A और B के अक्रॉस होगा, राइट? A और B के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपको इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दैट वायर, राइट? अब AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा स्टेडी स्टेट पे? क्योंकि भैया जो भी करंट होगा वो यहां से करंट निकला होगा, इसी में आपको फ्लो करके इधर से इधर ही चला गया है। तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? C की वैल्यू तो लिखोगे 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB दैट इज गोइंग टू बी I इंटू 100। ठीक बात है, I इंटू 100, तो 100 तो लिख दिया, और करंट कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई total resistance 10 plus 100 that is your 110, so this becomes 0 0 gone। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, राइट, बी वेरी वेरी केयरफुल, ये वाले 100 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 110, और नीचे 11 था यानी आपको 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम आ रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब यहाँ पे इंटीजर टाइप में 10 होने वाला है। क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सवाल ईमानदारी से अगर आपने इसको रीड कर लिया है, चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, ईमानदारी से अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर से एक्सेप्ट करना कि क्या आपको भी यही कंफ्यूजन तो नहीं था। सवाल में हमसे कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with width 4 cm, length 8 cm and separation between the plates is 4 mm is connected to a 20 volt battery। कई बच्चों को यहाँ पे तकलीफ आती है इसको 3D में फील कर पाने की, समझ पाने की, क्योंकि विड्थ कौन सा वाला होगा, लेंथ कौन सा है, समझ में नहीं आता है। अमूमन हमें कैपेसिटर को इस तरीके से ड्रॉ करने की आदत होती है, लेकिन आपको भी पता है कि आप ये जो चीज बना रहे होते हो ये आपको बेसिकली एक प्लेट है। हम इसे सामने से देखते हैं तो सिर्फ ऐसा दिखता है, अगर इसी को हम थोड़ा सा 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं जो आपका डायग्राम होगा, जो आपका चित्र होगा, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ये आपका हो गया है एक प्लेट, और यहाँ पे हम लोग एक और प्लेट बना रहे हैं ताकि इसको समझ पाए कि यहाँ पे लेंथ कौन सा है और विड्थ कौन सा है। तो दोनों डायग्राम आपको सेम ही है, साइड बाय साइड दोनों दिखाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे जो विड्थ बोला जा रहा है सवाल में बच्चा, ये है वो विड्थ, दिस इज योर 4 सेंटीमीटर, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है बेटा ये है आपका 8 सेंटीमीटर, और प्लेट का सेपरेशन 4 mm है, यानी कि ये जो दूरी है ना ये आपको 4 mm दे रखा है, जो कि इस वाले डायग्राम में इस वाले चीज को आप बोलेंगे दिस इज योर 4 mm, राइट। अच्छा, इसके अक्रॉस, दोनों प्लेट के अक्रॉस बेसिकली आपने ऐसा कुछ बैटरी लगा दिया होगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको 20 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, विड्थ तो 4 सेंटीमीटर है और थिकनेस 4 mm है, लेकिन लेंथ 1 सेंटीमीटर ही है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि अगर 3 डायग्राम में देखे, इस वाले डायग्राम में देखिए 3 डायमेंशन में, तो आपने 1 सेंटीमीटर लेंथ का
जो है जनाब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रखा है। सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आई होप आपको अब बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी है। कमेंट में जरूर से रिस्पॉन्ड करके बताइएगा। अगर यहाँ पे देखिए फ्रंट डायग्राम में तो कुछ ऐसा चित्र बनेगा कि यहाँ पे आपका ये रीजन में आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या फंडा इस्तेमाल करते हैं? ऊपर वाले का कैपेसिटेंस C1 बोल दो, इस वाले का कैपेसिटेंस C2 बोल दो, तो C1 और C2 आपस में पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 हो जाने वाला है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा और डायमेंशन को समझ लेते हैं कि जनाब हमको जब कहा था 1 सेंटीमीटर तो वो ये वाली पोर्शन थी, ये वाली हाइट जो है अपने को 1 सेंटीमीटर दे रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक, तो सर ये जो C1 का वैल्यू है, C1 आपको बेसिकली एयर है, तो फॉर्मूला हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, लेकिन एरिया में A1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि डी तो दोनों के लिए आपको सेम ही लिखोगे, एरिया बदलेगा। क्या होगा सर एरिया? अब ध्यान से मेरी बात को फॉलो करना। यहाँ पे ऊपर वाला एरिया यानी कि ये जो आपका है ना बचा हुआ, इसको हम बोलेंगे A1 एरिया। यही होता है प्लेट का एरिया। बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है कि सर एरिया क्या हम लोग लेते हैं। तो सर यहाँ पे ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका 7 सेंटीमीटर बच रहा है ना जनाब, ये आपका 7 सेंटीमीटर आज भी तो बच रहा था, यानी 7 सेंटीमीटर, इसको यहां लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। तो यहां पे लिखिए 4 इंटू 7 28, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -4, राइट। एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, डी आपका कितना है 4 mm है, सो 4 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी योर 7, ये आपको हो रहा है 0.7 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली आप यहां पे C2 भी निकालिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला है C2, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एरिया A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मेरे ख्याल से 5 दे रखा है। एरिया जो है अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 इंटू विड्थ, that is your 4 centimeter square, so 4 into 10 to the power -4 multiplied by epsilon naught divided by 4 into 10 to the power -3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आपको निकल के आ रहा है 0.5 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जनाब आपका जो C इक्विवेलेंट है ये इन दोनों का समीशन हो जाएगा विच इज 1.2 एप्सिलॉन नॉट। और हमसे तो यहाँ पे एनर्जी पूछ रहा है कि नहीं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। सो बोले तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1.2, और V स्क्वायर का मतलब है 20 का स्क्वायर, बोले तो 400। तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया है ना, एक एप्सिलॉन नॉट भी होगा, तो ये आपको हो जाएगा 200, ये आपको आ रहा है 240 एप्सिलॉन नॉट। वाह, तो क्या मजेदार सवाल। आपका सवाल को ऐसा बहुत इजी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे को डायमेंशन लिखना और A1 A2 लिखने में भी थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो सवाल आपको डिसेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन डाइलेक्ट्रिक से संबंधित आपका सवाल है। काफी सवाल आता है पर ये डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट को मिक्स करके। 2 capacitors each having a capacitance of 40 microfarad are connected in series. The space between one of the capacitors is filled with dielectric material of dielectric constant K such that the equivalent capacitance of the system becomes 24 microfarad. तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? सो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपके पास 2 कैपेसिटर सेम है, वैल्यू 40 माइक्रोफैरड एंड 40 माइक्रोफैरड आपस में सीरीज में था, लेकिन आपने एक में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है कांस्टेंट K का, यानी अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो 40K हो चुका है, 40K माइक्रोफैरड है। हमसे कहता है इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट है वो 24 हो गया है। तो बताइए K की वैल्यू क्या है? सिंपल है ना भैया, सीरीज में है तो लगाइए सीरीज का फॉर्मूला, 1/40 प्लस 1/40K इज इक्वल टू 1/24, राइट, 1/24। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 के साथ कटेगा, 8 3 8 5 8 5, राइट, खेला ही खत्म हो गया है। दिस बिकम्स योर 1/5K इज इक्वल टू 1/3 माइनस योर 1/5, सो दिस बिकम्स योर 1/5K, दिस इज योर 15, 5 minus 3 is your 2, so this becomes 3, so K का वैल्यू आपका 1.5 निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर A। सिंपल, ठीक है। अच्छा चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ध्यान से देखिए, सवाल में कहता है अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगेन डाइलेक्ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन है। A slab of dielectric constant K has the same cross section area as the plate of a parallel plate capacitor, लेकिन थिकनेस 3/4d है, d नहीं है। तो हमसे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। गिवन C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ एयर एज द मीडियम। सो हमसे पहले तो क्या बोल रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एयर होता, राइट, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी नॉट है, यानी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का फॉर्मूला सी नॉट से हम इस्तेमाल किया करेंगे। लेकिन अब हमने क्या किया है, इसके बीच में 3/4d का हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है। एग्जैक्टली कहाँ डाला है वो नहीं बोल रहा है, यानी कि आप इसको कहीं भी ले सकते हैं, आप इसको ऐसे भी मान सकते थे, आप इसको कहीं बीच में भी मान सकते थे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है अपने आंसर में, राइट। ये जो आपका विड्थ है दैट इज योर 3/4d और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपना कैपिटल के दे रखा है। अब इसका हमसे सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो भाई अगर सिर्फ एक सिंगल ऐसे हमने डाला इस तरीके से, तो आपको इसका जो फॉर्मूला है वो एक डिफरेंट फॉर्मूला है, जो कि आप शायद एनसीईआरटी में सीखे होंगे, हमारे रिवीजन नोट्स में भी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काम आता है, फायदेमंद साबित होता है। दैट इज योर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस टी बाई के। ठीक है, एक तो ये तरीका है, या फिर एक और तरीका ये है जहां पे बच्चे क्या करते हैं, इसको C1 बोल देते हैं, एयर वाले गैप को C2 बोलते हैं, फिर C1 C2 आपस में सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 करके भी सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसे करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा, है ना। और जेई मेंस की बात करेंगे तो स्पीड मैटर्स अ लॉट। सो d माइनस टी की वैल्यू आपको यहाँ पे 3d/4 है, प्लस ये आपको अगेन 3d/4 के होने वाली है। अब यहाँ पे जनाब आपको कुछ खास नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आई एम प्रिटी श्योर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी एज 4k अपॉन 3 प्लस के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, जहाँ पे ये जो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है वही तो सी नॉट है, तो आप इस पूरे चीज को सी नॉट के साथ रिप्लेस कर देंगे और आपको फिर जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर दिख जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, जो कि जेई मेंस में बहुत उम्मीद नहीं करते हैं। टू आइडेंटिकल थिन मेटल प्लेट्स हैज अ चार्ज Q1 एंड Q2। तो आपके पास बेसिकली इस तरीके से दो प्लेट्स है और इन पे जो चार्जेस है वो आपको Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है, right? The plates were brought close to each other to form a parallel plate capacitor of capacitance C. The potential difference between them is how much? So basically आप जब ये फॉर्मूला लिखते हो ना, Q is equal to CV, या फिर आप जब लिखते हो V is equal to Q by C, तो V यहाँ पे V होता है बेसिकली आपका पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन आपका Q क्या होता है? Q is the कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, Q is the charge on inner side, charge on inner side of positive plate, और रादर पॉजिटिव टर्म को ही लेना है, राइट। यहां पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड डालते हैं। अच्छा सर, तो सर यहाँ पे Q क्या लेंगे? तो बेटा पहले तो आपको यहाँ पे चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ट्रिक क्या है? टोटल के सम का आधा दोनों प्लेट्स के बाहरी एरिया को, बाहरी सरफेस को मिलता है। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी यहाँ पे आपको चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहाँ पे आपको चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब मुद्दे की बात आती है जो कि आपका मेन है यहाँ पे, कि इस वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा। तो वो तो आप देख ही सकते हैं, इस पूरे प्लेट पे टोटल चार्ज Q1 ही हो सकता है, बाहरी पे इतना है, तो अंदर वाले पे कितना होगा? अंदर वाले पे होगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, विच बिकम्स योर Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो ये आपको चार्ज होने वाला है इधर वाले प्लेट पे। आप जब इधर वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब हमारे लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज दिस पर्टिकुलर चार्ज, दिस पर्टिकुलर चार्ज। सो Q1 माइनस Q2 बाई 2, और नीचे में एक C तो चाहिए तो C डाल दिया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर C। सो वेरी गुड कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, अगर सही लगा है तो अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं, 2023 एस्पिरेंट है, 24 एस्पिरेंट है, तो जुड़े रहिए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।